जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अभी आपको सर जी ने पढ़ाया कि मानव नेत्र क्या होता है, बस हम लोग इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। बाकी नोट आपको उसी से करना है, मैं इसको सिर्फ क्या करता हूँ, रिपीट। तो थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा इस वजह से, क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्या है, देखो, मानव नेत्र। ये अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें कलरफुल है और थोड़ा कमाल भी है एआई का। चैट जीपीटी ने इसको बनाया है, लेकिन वो हिंदी नहीं समझ पा रहा है, तो देखो इसमें उल्टा सीधा लिख रखा है। तो एक दो मैं सुधार देता हूं इनको। देखो, ये रेटिना है, क्या है, लेकिन ये रेटिना कुछ ज्यादा ही पतली है, तो इसको थोड़ा मोटी करो ना। ये क्या है बच्चों, रेटिना का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पे कहां पर बनता है, रेटिना पर ना। और सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल, क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये दृष्टि तंत्रिका, देखो इसने सब उल्टा सीधा लिख रखा है, दृष्टि तंत्र का पता नहीं क्या लिख रखा है, तो इससे रिलेटेड नहीं, आगे हमने एक एक हेडिंग लिख रखी है, ठीक। तो इसको बस देख लो, देखने में ठीक लगता है, बाकी और कोई मतलब नहीं ना। तो जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या है, वो हम लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, ठीक है। चलो ये देखो, तो सबसे पहले किसके बारे में हम लोग जानते हैं, मानव नेत्र क्या है। ये सर जी ने शायद नहीं बताया, तो यहां पर एक और उनकी बात रह गई थी कि यह एक कैसा अंग है, ज्ञानेंद्रिय है, सुग्राही अंग है, कैसा है। तो ये थोड़ा बात याद रखना। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, अब भाई नेत्र ही नहीं है तो आप ना हमें देख सकते, ना हम आपको देख सकते, ना आप इस संसार को देख सकते, तो जिंदगी जीने का फिर कोई मजा। तो नेत्र होना बहुत जरूरी है, तो इनकी सुरक्षा भी करनी है ना, इसीलिए चश्मा वश्मा लगाए रहा कि। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, 5 में से एक क्या है, आंख भी है ना। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। लेकिन अभी एक आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि वहां पर हमको कलर विजन इंग्लिश में बोलते हैं, जब वो हो जाता है तो हमें रंगों में विभेद करना नहीं आता, तो वो दोष भी हो जाता है कभी कभी। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, मानव नेत्र की संरचना। अभी मानव नेत्र आपने देखा, पढ़ा भी अच्छे से, तो मैं उसके बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूं, बस यहां सुनना है। पहला क्या भाग है, मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अंध अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस अपारदर्शी परत को क्या बोलते हैं बच्चों, यह कैसा होता है, हाँ सबको ये आप अपनी आंख को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी आंखों में देख सकते हैं कि कैसी है, श्वेत, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। तो ये दृढ़ पटल का एक दूसरा नाम क्या हो गया, यह श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की, जो हमारे रेटिना हो गए, कंचाप द्रव्य हो गया ना, ये अंध बिंदु हो गया, पीत बिंदु हो गया, तो इनकी सुरक्षा करने का काम किसका है, दृढ़ पटल का। तो ये हमारी आंख की क्या करता है, सुरक्षा। और देखा भी होगा, कोई वस्तु अगर आंख पे चली गई तो सबसे ज्यादा पेन इसी में होता है, वो छोटी सी हो चाहे ना। तो अगर ये वाली परत हटा दी जाए तो वो हमारे अंग जो हैं जिनसे हम देखते हैं या प्रतिबिंब कहीं बनता है, तो उनको वो क्या कर देगा, डैमेज। तो इस वजह से दृढ़ पटल का होना क्या है, जरूरी। कार्निया, नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर को उभरा, पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे क्या बोलते हैं, कार्निया। प्रकाश इसी भाग से, मेन पॉइंट ये है, प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में, तो प्रकाश अगर पूछा जाए प्रवेश कहां से करता है, कॉर्निया से, कहां से करता है। अगला है रक्तल पटल, इसको क्लोराइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको चोराइड मत पढ़ना, CH लिखा है ना, तो उसकी वजह से, ठीक। तो ये कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देना, इसको इंग्लिश में भी याद कर लेना, क्लोराइड।
श्वेत पटल, ये जो अभी पढ़ा हमने, कौन सा? श्वेत पटल। अरे वही श्वेत पटल का मतलब क्या? दृढ़ पटल। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की परत जो ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू की एक पतली झिल्ली होती है जिसे रक्तल पटल कहते हैं। यह नेत्र में कार्निया के भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करते। तो प्रकाश का अवशोषण करने का काम किसका है? बताओ किसका है? कॉर्निया का। किसका है? कॉर्निया का। नेक्स्ट, इसके बाद देखो चौथा भाग कौन सा है? आइरिस। चौथा भाग कौन सा है? आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? देखो, कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, ये देखो पूरी लग गया है, क्या होना चाहिए? भूरी। ठीक है, क्या होना चाहिए? भूरी। वो वहां क्या लिख गया है? पूरी। तो आंखों का रंग इसी आइरिस से डिसाइड होता है। देखो, किसी की आंखें भूरी होंगी, किसी की काली, किसी की नीली भी होती है ना, तो वो किससे डिसाइड होंगी? आइरिस से। तो कार्निया के पीछे की ओर रंगीन भूरी अथवा ये भाई नौली क्या होता है? क्या है? नीली। हाँ, अच्छा, अथवा, अरे वो भाई उससे हमारा वास्ता नहीं है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है, इसे परितालिका भी कहते हैं। तो इसी का नाम क्या है? परितालिका। और इसी का नाम क्या है? आइरिस। तो आइरिस और परितालिका दोनों क्या होती हैं? सेम सेम। नेक्स्ट है पुतली, पुपिल। पुतली, तो इसको देखो क्या है? आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली, या इसी का नाम क्या है? नेत्र तारा। तो पुतली को ही क्या बोलते हैं? नेत्र तारा। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब ये पता है कि जैसे हम लोग धूप में हैं, वो इकट्ठा कहाँ चले जाए? अंधेरे में। धूप से आके कहाँ चले जाएं? अंधेरे में, या उजाले से आकर अंधेरे में चले जाएं। तो थोड़ी देर तक हमें दिखाई, उसका रीजन है कि पुतली का आकार अंधेरे में क्या हो जाता है? बड़ा, और प्रकाश में क्या हो जाता है? तो अपने आकार को छोटा बड़ा करने में उसको थोड़ा क्या लगता है? समय। तो इस वजह से जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद सब उसी तरह नॉर्मली दिखाई देने लगता है। तो वही आगे लिखा हुआ है कि अधिक प्रकाश में आइरिस संकुचित, संकुचित का मतलब क्या होता है? छोटा, संकुचित होकर पुतली का छोटा कर देती है, जिससे नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा घट जाती है। तो प्रकाश में मुझे ज्यादा जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन अंधेरे में मुझे प्रकाश की ज्यादा जरूरत है। तथा कम प्रकाश में यह पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा, नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है। इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। तो ये नेत्र खुद है, ये हम लोग उसको बताते हैं क्या? भाई आकार मेरा छोटा करो, बड़ा करो, ये बताते हैं क्या? वो अपने मन से सब कुछ। अगला है क्या? नेत्र लेंस। आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस। ये बात याद रखना थोड़ा। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन मुझे बनाने को दिया जाए तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे ना। तो नेत्र लेंस आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना कौन सा लेंस? द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा वास्तविक। तो नेत्र लेंस पर कैसा बनेगा? उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? लेंस के पीछे दृष्ट पटल, यानी कहां पर? रेटिना पर बनता है। नेत्र के पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या, और इसका अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1 पॉइंट किसका? जो यहां पर वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता जो यहां पर ये पदार्थ भरा हुआ है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.50 पेशियां। तो इनको क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली द्वारा टिका रहता है, जिसे सिलेरी प्रणाली कहते हैं। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को
बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है जितना बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पर स्पष्ट बन सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दृष्टिपटल या रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर ये उल्टा सीधा हुआ तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, जिंदगी भी तुम्हारी उल्टा सीधा दिखने लगेगी। तो ये क्या है, दृष्टिपटल, या इसी का क्या नाम है, तो नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तल पटल के ऊपर, कहां पर, नेत्र गोलक के भीतर और रक्तल पटल के ऊपर स्थित झिल्ली दृष्टिपटल होती है। इस झिल्ली पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदना उत्पन्न होती है। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। जलीय द्रव या कांचाभ द्रव, तो इसका जो अपवर्तनांक है ये ढंग से याद कर लेना, कितना होता है, 1.33। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा रहता है, जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृष्टिपटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। ये नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा। तो ये द्रव भरे रहने का कोई रीजन है, ऐसा थोड़ी ना। और फिर रोने भी लगते हो तो वो भी तो निकालना है ना इसी को। अगला क्या होता है, पीत बिंदु। तो दो बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु और एक अंध बिंदु। जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। पीत बिंदु दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही, इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक दिखाई देता है। ये स्पष्ट भी दिखाई देता है क्योंकि पीला कलर भी बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इधर भी देखो ये कौन सा कलर है, हाँ तो ये दिख भी रहा होगा अच्छे से ना, इसीलिए इसको इसी कलर से लिखा। आगे वाले देखो दूसरे कलर से होंगे। अगला क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। इधर कुछ नहीं दिखाई देगा। दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेदकर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है, यहां पर प्रकाश नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। अब जब प्रकाश ही नहीं होगा तो उधर कुछ दिखाइए, अंध बिंदु होता, अंध बिंदु नहीं होता। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अरे वो अलग बात है, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, भाई वो टीचर ही है। अब यहां से ढंग से पढ़ना है क्योंकि यहां से सर ने छोड़ा था। अब चुपचाप बोर्ड की तरफ देखना है। अब आराम आराम से मैं भी पढ़ाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, समंजन क्षमता, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले तो हो नहीं, तो कोई लेना देना इससे है नहीं, है वो क्या, कौन है, आंख की पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की, तो भाई इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या, आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करना, कम करना, ज्यादा करना। तो ये जो है काम, उसको हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अब देखो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो 3 स्टार दिख रहे हैं ना, तो ये वो वाले स्टार नहीं है जो पुलिस के कंधे पर लगे होते हैं, ये तुम्हारे वाले स्टार है ना। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या लिखा, आंख से अधिकतम दूर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों। तो हम किसी वस्तु को अंतिम, जहां लास्ट बिंदु होता है, जहां इसके बाद हम नहीं देख सकते, हम तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं, अरे तारे कितनी दूर हैं, बहुत दूर हैं। सूर्य जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना, 15 करोड़ किलो, वो हमें दिखाई देता है। तारे उससे भी दूर हैं, वो भी दिखाई देते हैं। तो मतलब हमारे आंख की क्षमता कितनी ही देखने की,
अनंत। तो दूर बिंदु मतलब जो सबसे दूर स्थित है, तो दूर बिंदु किसे बोलेंगे? जो हमारी आंख जहां लास्ट तक देख सकती है वो क्या है? दूर बिंदु। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। अगर आपकी आंखें कैसी हैं? स्वस्थ। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो निकट बिंदु कितना होगा जहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर कितना होगा? वो पटरी देखी आपने बड़ी वाली, 30 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? तो ये जैसे मैंने बुक ले ली है ये वाली, मान लो, हाँ, ये इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी, ये एयरफोर्स की है ना। तो ये लगभग 30 सेंटीमीटर है। कितना है? मैं अब इसको स्पष्ट पढ़ सकता हूं। और फिर आप अपनी इसको यहां ऐसे लेकर आए और फिर आप पढ़े, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ ले, लेकिन आप स्पष्ट पढ़ तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहां कम से कम कितना रखना है? 25 सेंटीमीटर। ज्यादा से ज्यादा अनंत तक, कोई लिमिट नहीं है। तो मेरा दूर बिंदु कितना हो गया? अनंत। और न्यूनतम बिंदु कितना हो गया? ये किसके लिए बोल रहा हूं? जिसकी आंखें क्या हैं? हाँ, अब ये मत बोलना कि सर जी हमारी भी स्वस्थ है, हमारे लिए बोल रहे हैं। वो बोलेगा कि हमारे लिए बोल रहे हैं ना। तो ये सबके लिए है जिसकी आंखें क्या हैं। अभी तुमको दिखाऊंगा कि कलर विजन क्या होता है। तो ये दूर बिंदु हो गया। सामान्य आंख के लिए यह बिंदु कितना होता है? तो ये बातें बहुत ढंग से याद करनी, इसीलिए इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। आगे देखो, आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित, जो हमारी न्यूनतम दूरी तो इतनी भी हो जाएगी, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकती है, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। तो कोई पूछे निकट बिंदु क्या होता है? जहां पर हमारी आंख किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, उसको क्या बोलेंगे? निकट बिंदु। देखो, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु आंख से दूरी को स्पष्ट दृष्टि की, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए लगभग, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटी। अब मुझे ये ऑप्शन रटवा के और फिर मैं खेलूंगा, मैं प्रश्न दूंगा और उसमें ऑप्शन ही नहीं होगा ये, लेकिन सही होगा कुछ। अब इसको मैं लिख दूं 250 mm मिलीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 0.25 मीटर। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्यों भाई? 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का क्या देना पड़ेगा? तो 2 अंक, 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो गया? ये काहे में चेंज हो गया? मीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में। तो इसमें अगर मैं 25 में 10 का गुणा करवा दूं तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये तीनों ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो इनको भी याद रखना। मान लो हमारे ही दिमाग वाला कोई आदमी बैठ गया जो थोड़ा अल्टर सोचता हो, उल्टा सीधा ना, तो उसने ऑप्शन ऐसे भी दे दिए ना। तो हम जरूर देंगे आपको अभी टेस्ट में, तो ये याद रखेंगे आप। तो अनंत दूरी पर क्या होता है? दूर बिंदु। और 25 सेंटीमीटर पर क्या होता है? निकट बिंदु। चलो, ये उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके बाद एक एक आएगा, चित्र आराम से सुनते रहना, मैंने सब बना के रखा है पहले से, तो जल्दी खत्म हो जाएगा ये। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो अभी हम लोग जो जितने पढ़ने वाले हों, 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। कितने? पहले इसको सुन लेते हैं। जब आंखों की समंजन क्षमता, अभी पढ़ा था हमने, समंजन क्षमता क्या होता है? समंजन क्षमता क्या होने लगती है? कम होने लगती है, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनने लगता है। इससे आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमें वस्तुएं कब नहीं दिखाई देती भाई? अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बने तब तो दिखाई देंगी। अब रेटिना के आगे बनने लगा तो भी दिक्कत है, रेटिना के पीछे बनने लगा तब भी दिक्कत है।
अब हम देख सीधा रहे, तुम उल्टा दिखाई देने लगे, तब भी दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है ना। देख रहे हैं हम इधर, तुम्हारा हाथ ऐसे इधर दिख ही नहीं रहा है, तो एक तरफ अभी वो भी आएगा, देखना अभी एक दृष्टि दोष। तो मानव आंख में दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, इसको इंग्लिश में भी इन दोनों को याद कर लेना है। इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में ही आएगा प्रश्न, मायोपिया किसको कहते हैं। अब जब नहीं पता होगा तो फिर कैसे करेंगे, तो मायोपिया किसे बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ये इधर वाला नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, इधर बस पढ़ना। हाइपर पहला क्या है, मायोपिया, दूसरा है इसको क्या बोलेंगे, बस अब नहीं पढ़ना है, अब सब हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, अबिंदुकता। क्या पढ़ना है, अबिंदुकता। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष और फिर अबिंदुकता, याद हो जाएंगे चारों। अब देखो आगे, अब यहां से बहुत ध्यान से पढ़ना है ये वाली बातें। ये देखो क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष। ये मान लीजिए कि लगभग निकट या दूर दृष्टि दोष में एक प्रश्न आएगा। 100% तो नहीं कहते, लेकिन 90% चांस है कि इनमें से एक आएगा, कारण निवारण। और ये बहुत नंबर का आता है, बहुत मतलब समझ गए, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट। तो ये कंफ्यूजन होती है बच्चों की, जब सर जी ये निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने नाम रख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, जब दूर की वस्तुएं दिखाई लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट। निकट दृष्टि दोष बोलो क्या होता है, जब पास की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट, तो उसे क्या बोलेंगे। अब ये होता क्यों है वो देखो, अच्छा, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, ऐसे देखो मैं दूर, हम अधिकतम कितनी दूर देखते हैं, अनंत तक, तो ये अनंत के क्या हो जाएगा पहले, बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ये अगर मेरी आंखें स्वस्थ होती तो मैं अधिकतम कितनी दूर तक देख सकता था, अनंत तक। अब अनंत तक नहीं देख सकता मैं, तो अनंत से क्या हो जाएगा पहले, यही तो बात है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है, नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। चलो मैं इसके लिए तुम्हें कुछ दिखाता हूं, पहले इसको देख लो। ये देखो मेरा ये प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर। ये क्या है, अरे भाई साहब इसको सुन लीजिए फिर बताते हैं। ये क्या है मेरा, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनना चाहिए, कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर। तो ये देखो ये हमारा अनंत है, कहां है, अनंत। तो इसके ये कहां बनने लगा, पहले, रेटिना के क्या बनने लगा, पहले। तो ये कौन सा दोष है, निकट में निकट बनने, दिमाग में बस बैठा लो, निकट में क्या बनने लगेगा, निकट, और दूर में क्या बनने लगेगा, दूर। तो ये देखो यहां पर देखो क्या बनने लगा, रेटिना से दूर, यहां पर रेटिना के पहले। चलो एक बार और इसको बताता हूं मैं, पीछे आ जाओ, ठीक है। ये देखो, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु अधिक दूर की वस्तुएं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब मेरा कहां बनना चाहिए, अनंत पर, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष है तो अनंत से क्या बनने लगेगा, पहले, और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो अनंत से और क्या बनने लगेगा, दूर, रेटिना के बाद, ठीक है। तो पहला कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी, पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ना। और इसके कारण होगा क्या, फोकस दूरी कम हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है बराबर क्या होता है, R/2।
तो ये क्या होगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। दूसरा क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। तो आपको बस इतना याद करना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और किसके, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए जिससे गोले का व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस दोष को दूर कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे, अभी देखा आपने चित्र में, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर ना बन के उससे क्या बनने लगता है, पहले बनने लगता है। ठीक है, चलो इसको देख भी लो। अब इधर यहां लेंस नहीं रखा, ये मेरे आंख का लेंस है, ये अभी देखा था ना नेत्र जब पढ़ा था, तो यहां पर एक क्या रखा था, लेंस। और ये लेंस कैसा होता है, उत्तल। कैसा होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए, कहां पर, रेटिना पर, वो कहां बनने लगता है, रेटिना के। चलो इतनी बात समझ में है। अब देखो यहां पर दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, अच्छा इसका निवारण वाला चित्र नहीं, चलो यहां से समझ लेना। ये कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो गया देखो, चूंकि इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी हो जाता है, अतः इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे उत्तल दूरी का, रुको एक बात इसमें रह गई कुछ, ये भाई दोष होता क्या है, चलो ये नहीं लिखा है इसमें तो मैं तुमको समझा देता हूं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष वो होता है जिससे दूर की वस्तुएं तो कैसी दिखाई देंगी, स्पष्ट। दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई। अब इसका रीजन क्या होता है, अभी देखा इसमें लिखा है आगे वाली स्लाइड पे। तो रीजन क्या होता है, जैसे इसमें देखो पीछे वाले में रीजन क्या था, जस्ट इसका अपोजिट कर लेना, आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। यहां नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, ये नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो बढ़ने की जगह क्या हो जाती है, कम। कब, जब ये निकट की जगह क्या हो जाए, दूर। ऐसा होगा तो फोकस दूरी कम की जगह क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, ये व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यहां व्यास क्या हो जाएगा। तो इसको याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आप इसको याद कर लेंगे तो वो याद हो जाएगा। इसकी परिभाषा भी जस्ट उसके उल्टा, इसके कारण भी जस्ट उसके उल्टा। इसमें दूर की वस्तु, देखो निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिखाई, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। चलिए आगे देखिए, अब इसको दूर करना है मुझे, इस दोष को। तो पहले ये देखो दोष होता है, यहां देखो एक अगर दिख रहा हो आपको स्पष्ट, तो ये क्या है, सेब। क्या है, अब इस सेब को जब हमने देखिया जिसको हाइपर मायोपिया है, तो देखो यहां पर ये लेंस रखा हुआ है, ये कौन सा लेंस है, जो हमारी आंख का है। ठीक है, वो रखा है, तो देखो ये दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना पर ना बन के, यहां रेटिना है, इसके बाद बनने लगा, दिख रहा है, इसके क्या बनने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर एक क्या लगा दिया, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस। जैसे ही मैंने अवतल लेंस लगाया, ये अब कहां बनने लगा, देखो रेटिना पर। कहां बनने लगा, तो इसमें दूरदृष्टि दोष में कैसे बनने लगता है, रेटिना से दूर, और निकट वाले में क्या बनता है, रेटिना के पहले। याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें अवतल लेंस। वहां पर इस लेंस की जगह कौन सा रखा जाएगा, अरे भाई साहब बन जाए यार, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। वारे जुखाम। अब कौन सा दोष है, सारे दोष आज पढ़ा दिए जाएंगे, कोई दोष बाकी ना रहने, तो फिर तुम्हारे अंदर भी दोष आ जाएंगे ना। चलिए ठीक है, इसका क्या नाम है,
जरा दूर दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है? यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। तो अभी हम लोग कैसे हैं? क्या हम वृद्धावस्था की ओर है? नहीं। तो अभी हम लोगों के ये होने वाला नहीं है। तो यह दोष लेंस अथवा सिलेरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप एजेड हो जाएंगे, ज्यादा एज हो जाएगी, तो हमारी पेशियां क्या हो जाती हैं? ढीली पड़ जाती हैं। पेशियां क्या हो जाती हैं? ढीली। तो इस दोष से पीड़ित मनुष्य ना तो दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है और ना ही, तो ये तो भाई तगड़ा वाला दोष है। ना दूर की दिखाएंगी ना पास की। यह दोष होने पर नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर नेत्र से दूर हो जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर पर ना होकर और क्या हो जाता है? दूर। और दूर बिंदु भी अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। मतलब अगर ये दोष हुआ तो दूर बिंदु और क्या आ जाएगा? पास। तो दूर वाली वस्तुएं अब दिखाई, अब 25 सेंटीमीटर से दूर भी चला जाएगा तब भी हमको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो इस दोष का निवारण दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है? बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस। उसमें हमने क्या यूज किया? निकट वाले पे अवतल, दूर वाले पे याद भी देखो कर, जब भूल जाओ तो दूर उत्तल और निकट अवतल। देखो इसमें कई अक्षर हैं? 4। तो इसमें कई कितने हैं? इसमें 3 है। तो इसमें कितने हैं? तो छोटे वाले के साथ छोटा वाला, बड़े वाले के साथ, हाँ। तो अभी कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना इसको। और इसमें कौन सा होगा? द्विफोकसी। अगला अभी पढ़ेंगे तो उसमें होगा बेलनाकार लेंस। कैसा होगा? तो जब मुझे जरा दूर दृष्टि हो जाए तो मुझे कौन सा यूज करना है? द्विफोकसी लेंस। अच्छा, ये कहां से लाएंगे? घर से लाएंगे और कहां से लाएंगे? घर पे है? अच्छा चलो सुनो। द्विफोकसी का मतलब जिसमें उत्तल भी हो और जिसमें अवतल भी हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विफोकसी लेंस। ठीक है। तो ये वाला हम लोगों को अभी दोष नहीं होगा। जब हम लोग बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब हो सकता है। हो सकता है सबको होगा, ये जरूरी नहीं है। अब देखो ये क्या है? अबिंदुकता। क्या है? इस दोष से पीड़ित आंख से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है। ये देखो कौन सी दिशा है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्व दिशा। इसको बोलते हैं क्या? तो एक तरफ ये आपको कैसी दिखाई देगी? धुंधली। तो ये तो अलग ही दोष हो गया ना। अभी तक आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं जान पा रहे। तो एक तरफ ये क्या दिखती है? अब देखो जैसे मैं ज्यादातर मैं किस दिशा में खड़ा हुआ हूं? ऊर्ध्व। कौन सी? ऊर्ध्व। अब मान लो किसी को ऊर्ध्व नहीं दिखता तो मैं कैसा दिखाई दूंगा? धुंधला दिखाई दूंगा। ठीक है, दिखाई दूंगा लेकिन कैसा दिखाई दूंगा? धुंधला। तो इस दोष से पीड़ित आंख से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या धुंधली दिखाई देती है। ऐसा बहुत कम लोगों को होता है। इस दोष का मुख्य कारण क्या है? कार्निया का पूर्णतः गोली। तो कार्निया वैसे कैसे होती हैं? गोली। लेकिन अगर गोली नहीं हुई तो ये दोष हो जाता है। इसका अर्थ है कि कार्निया के एक तल में इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। जिधर कम हो जाएगी उधर मुझे क्या दिखाई देने लगेगा? धुंधला। इस दोष का निवारण कैसे करेंगे बच्चों? बेलनाकार लेंस। कैसा? बस इसमें यही याद रखना है। पहले तो होता कैसे होता है? क्या होता है इसमें? तो इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्व में रखी वस्तु कैसे दिखाई देती है? धुंधली। दूसरा, इसका उपाय क्या है? बेलनाकार लेंस। जो अभी हमने पढ़ा था जरा दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है? ना पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? द्विफोकसी लेंस। चलो लास्ट, कलर विजन, वर्णांधता। ये एक अलग से दोष है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी। ठीक है। नेत्र में यह ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं, ये नहीं है कि सब रंग आपको दिखाई, कुछ रंग होंगे जो दिखाई देंगे। वर्णांधता के नेत्रों के उन संक सेलों की कमी होती है जो रंगों के लिए सुग्राही होती है। मतलब हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल।
वो वाले सेल नहीं जो आप यूज करते हैं टार्च पे, सेलों की कमी होती है। सेल्स मतलब कोशिकाएं जो रंगों के लिए सुग्राही होती है, मतलब कुछ सेल्स होंगी जो हमारे अंदर ये होती हैं कि जैसे ये कलर है, हमने बोल दिया नीला है, तो ये नीला पहचानने की क्षमता हमारे सेल्स के अंदर होती है, और वो सेल्स ही खत्म कर दी जाए तो फिर हम कलर को अलग अलग पहचान, सबके लिए अलग अलग कलर पहचानने के लिए अलग अलग क्या होंगी, सेल्स। तो अब उनमें से एक दो के तार अगर काट दिए जाए तो दोष यह अनुवांशिक दोष है। ये मतलब पापा के है तो तुम्हारे हो जाए, मम्मी के है तो हो ही सकता हो जाए, ये जरूरी भी नहीं है कि हो ही जाए। तो ये अनुवांशिक है, बचपन से ही होगा, जब जन्म लेते ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रक पे जा रहे हो तो बैठे बैठे हो गया, तो ऐसा नहीं है, होगा तो कब से होगा, बचपन से। तो यह एक कैसा है, अनुवांशिक दोष। अनुवांशिक का मतलब पापा मम्मी के था तो मेरे भी हो गया। जो जन्मजात होता तथा इसका कोई उपचार भी मतलब हो गया, तो जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है वे सामान्यतः देख तो ठीक सकते हैं परंतु वह विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर सकते। वो रंगों में अंतर नहीं कर पाएंगे, दिखाई बढ़िया देगा उन्हें ना। अब तुम पहन के आओ नीला ड्रेस, वो उनको दिखाई दे काला ना, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी कलर विजन वाला एक ये हुर्रा कहाँ से आ गया भाई, इंग्लिश कहाँ से आ गई। तो एक लेक्चर ये आज यहीं समाप्त कर लेते, फिर इसके बाद हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो वो छोटा लेक्चर होगा, तो तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अभी थोड़ी देर बाद घर क्या कर सकते हैं बच्चों,